welcome to our special coverage on Q1 earning. I am Vivek Mittal. Today we'll discuss Cummins India's Q1 earning. और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के CFO अजय पाटिल. Welcome to our show, sir, and thanks for your precious time, sir. नहीं, बड़ी खुशी की बात है विवेक जी कि मौका मिला आपसे और आपके दर्शकों से बात करने का. So thank you for the invitation. Welcome, sir. Sir, Q1 earnings पर बात करते हैं पहले कि it's been a fantastic quarter in terms of demand, volume. So किस तरह का डिमांड सिनेरियो आप देख रहे हैं for rest of the year? देखिए, जो हम गए 2-3 क्वार्टर की बात करते हैं, 2-3 क्वार्टर की बात इसलिए करते हैं कि ताकि पता चले कि डिमांड सस्टेन हो रही है या नहीं हो रही है. तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे एंड मार्केट्स है, जहां अल्टीमेट हमारे प्रोडक्ट जाते हैं, वहां ये नजर आ रहा है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है. डिमांड कहाँ स्ट्रांग आ रही है? तो डेटा सेंटर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, कमर्शियल रियल्टी है, कि जहाँ सेक्टर्स पे वी सी अ कंटिन्यूड डिमांड. एंड एज वी लुक एट दिस डिमांड सिनेरियो फॉर मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स, एक चीज और भी नजर आ रही है कि सप्लाई चेन चैलेंजेस जो थे वो अभी भी बरकरार है. Okay. खास करके जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात होती है, तो इसके चलते जो डिमांड है वो पूरी तरह से अभी भी हम लोग मीट नहीं कर पा रहे. Okay. मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन पार्ट्स अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम अभी भी थोड़ी चल रही है, जिसकी वजह से पूरी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है. ओके. तो सर, ये केवल जो प्रॉब्लम आ रही है ये सेमीकंडक्टर इश्यूज हैं या और भी पार्ट्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट आ रहे हैं? ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर पार्ट्स की तरफ से हो रही है, बट उसके चलते थोड़ा सा लोकल सप्लाई चेन भी जो था कि जहाँ पे कैपेसिटीज थोड़ी कम हो गई थी, या कुछ मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, तो उसके चलते थोड़ा डिसरप्शन डोमेस्टिक सप्लाई चेन में भी था, जो काफी हद तक अभी पूरी तरह से शुरू हो चुका है. लेकिन जहाँ इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर पे है, वहां पे अभी भी पूरी तरह से सप्लाई अभी नॉर्मल नहीं हुई है. ओके. तो सर, कितना रेवेन्यू हिट हो रहा है या कितनी ऑर्डर बुक, अगर हम ओवरऑल वैल्यू टर्म्स में देखें तो कितने ऑर्डर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या रेवेन्यू में कितना परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू इज बीइंग हिट बाय दिस सेमीकंडक्टर थिंग? जहां तक हम लोग सोचते हैं, ऐसा प्रिसाइज नंबर देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हमारे अंदाज से करीब 15 से 20% तक डिमांड इम्पैक्ट हो रही है पार्ट्स अवेलेबिलिटी की वजह से. ओके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सर, जो ये क्रूड ऑयल प्राइसेस है, इसमें एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, स्पेशली ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर. तो आपका मिडिल ईस्ट से भी मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, और यूरोपियन रीजन से भी रेवेन्यू है, लैटिन अमेरिका से भी है. सो कितना इम्पैक्ट पड़ा आपकी डिमांड सिनारियो पर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट रीजन? क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उनका जनरली ट्रेंड देखा गया है कि उनकी तरफ से डिमांड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उनकी स्पेंडिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है. तो हाउ डू यू सी द डिमांड सिनेरियो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन? सी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, और मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा उसको अगर हम थोड़ा ग्लोबल लेवल पे भी देखना चाहें कि जो कंट्रीज या इकोनॉमीज जो नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंडेंट है, कि जहाँ पे माइनिंग हो गया या ऑयल हो गया, उस पर डिपेंडेंट जो इकोनॉमीज है, ये पिछले 18 से 24 महीने में ये सारी कंट्रीज और इकोनॉमी काफी उभर कर आई है. बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस हमने देखी है कि किस हद से और कितने जल्दी बढ़े हैं. राइट. किस हद तक बढ़ी एक बात है, लेकिन कितने जल्दी कम समय में वो बढ़े हैं, इसका निश्चित रूप से उनकी इकोनॉमीज को फायदा हो रहा है, जिसके चलते वहां का जो लोकल कंजम्पशन है वो शुरू हो रहा है. और उसके चलते ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है जो कैपिटल गुड्स कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज जेनसेट कोई खरीदता है तो इट इज अ कैपिटल गुड्स फॉर द कस्टमर, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जिसको पब्लिक या प्राइवेट कैपेक्स जो हम बोलते हैं, वो साइकिल थोड़ी शुरू होती नजर आ रही है एक्सपोर्ट्स मार्केट में. और आपने देखे होंगे हमारे नंबर, तो 3 क्वार्टर में करीब 400 करोड़ के ऊपर हम लोग का रन रेट बरकरार है. राइट. और जिस तरह से डिमांड दिख रही है एंड मार्केट से, उसकी 2-3 वजह ये भी है. बिल्कुल.
सर मैं देख रहा था कि आपकी जो एक्सपोर्ट इनकम है इसमें 58% का जंप देखने को मिला है इस क्वार्टर में। तो सर जो ये वॉर शुरू हुआ था इसका यूरोप से भी आपका रेवेन्यूज आपके आते हैं, तो इसमें भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? आई मीन कुछ डिक्लाइन हुआ है या अब ये बने हुए हैं अभी भी? यूरोपियन मार्केट में हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं वो नंबर हम लोग देख रहे हैं, उसमें कोई खासा असर नहीं पड़ा है। ओके। ऐसा ना सब्सटेंशियली ऊपर गए हैं ना सब्सटेंशियली नीचे गए। फेयरली स्टेडी आउटलुक इज व्हाट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग फॉर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स। ओके। एंड सर जैसा आप बता रहे थे कि कमोडिटी प्राइसेस जो अप हुए हैं उसकी वजह से मैं देख रहा था कि आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स थे उसमें करीब 300 से 330 बेसिस पॉइंट का हिट लगा है। तो इसके बारे में बताइए कि आप किस तरह से हेज कर रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस को और प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्योंकि अब अगर हम देखें पिछले 2 महीने में स्पेशली सिंस जून कमोडिटी प्राइसेस ऑलमोस्ट 30% डाउन हो चुके हैं, स्पेशली मेटल्स को देखते हैं या दूसरी कमोडिटीज देखते हैं। तो कितना ऑफसेट आप अगले कुछ क्वार्टर्स में कर पाएंगे मार्जिन्स को? निश्चित तौर से जो कमोडिटीज की इम्पैक्ट है, आपने जो 300 बेसिस पॉइंट्स की बात की वो कंपेयर टू जो Q1 ऑफ लास्ट ईयर था, वहां से अभी तक देखेंगे हम तो कमोडिटी प्राइसेस काफी हद तक बढ़ी थी। आयरन एंड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो कोई भी इंडस्ट्रियल कंपनी की जो प्रिंसिपल कमोडिटीज होती है वो उसका यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ भी होता है। तो हमने इसको 2 तरह से हमारी तरफ से डील किया। हमारे यहाँ टिपिकली जो कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट होते हैं खास करके मटेरियल की, जहां हम कोई डिजाइन चेंज करते हैं, कोई लोकलाइजेशन करते हैं या कोई प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करते हैं, वो एफर्ट्स चलते रहते हैं। तो वो एफर्ट्स ने हमें थोड़ा सा सपोर्ट किया। और दूसरा था कि लास्ट 12-18 मंथ्स हमने टैक्टिकली जब जैसे भी मौके मिले और मार्केट कंडीशंस को देखते हुए प्राइस इंक्रीजेस किए हैं। तो ये दोनों के चलते थोड़ा कमोडिटी इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर पाए। अगर आप सीक्वेंशियल मार्जिन देखोगे तो सीक्वेंशियल मार्जिन काफी स्टेडी है। इसका अगर आप लास्ट ईयर से 21 से कंपेयर करोगे तो निश्चित तौर से इंपैक्ट हुआ है, लेकिन अगर आप Q4 से कंपेयर करोगे, सीक्वेंशियली भी देखे थे सर उसमें ज्यादा डेंट नहीं था, लेकिन हाँ आई थिंक 50-70 बेसिस पॉइंट का डेंट जरूर है, क्योंकि डेंट में विवेक जी ऐसा है कि एक लैग इफेक्ट होता है। जैसे कमोडिटी की कॉस्ट पहले आके हिट करती है और प्राइसिंग एक्शन बाद में होती है, तो उसके बीच में जो गैप होती है वो करीब 2 क्वार्टर क्या 1 से 2 क्वार्टर हो जाती है। और उस वजह से आप देखते हो तो जैसे अभी कमोडिटी कॉस्ट कम होना शुरू होता है, प्राइसिंग एक्शन ले चुके हैं, तो ये जो ग्रॉस मार्जिन का बैलेंस है वो अभी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। ओके सर, आपने कुछ प्राइस हाइक्स भी किए हैं, Q1 में भी किए हैं आई बिलीव, और जुलाई 1 से भी मैं आपके एनालिस्ट कॉल में पढ़ रहा था कि आपने बोला कि 1 जुलाई से आपने कुछ प्राइस हाइक किए हैं, जिसका कुछ पूरा इम्पैक्ट जो होगा वो Q2 Q3 में देखने को मिलेगा। तो ये प्राइस हाइक का क्वांटम कितना है? ऐसा स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है, क्योंकि अक्रॉस द प्रोडक्ट रेंज अलग अलग परसेंटेज प्राइस इंक्रीजेस होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज हम करते हैं तो उसमें एक ये भी देखना होता है कि वो इन्वेंट्री सिस्टम से निकलने में भी थोड़ा वक्त लगता है, और इसीलिए हमने कहा था कि प्राइस इंक्रीज करने के बाद उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। ओके। तो सर मतलब अब ये हम मान सकते हैं कि जो मार्जिन्स की जो प्रॉब्लम थी ये Q3 Q4 तक स्टेबल हो जाएंगे, एंड अगर हम कमोडिटीज को यहाँ पर ही इन्हीं लेवल्स पर कांस्टेंट कर देते कि ठीक है, जो ऑल टाइम हाई था वहां से 30% हिट हो गया, कमोडिटी प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं और आपने अपने प्राइस हाइक्स भी पूरे ले लिए हैं, तो यहाँ से आपके मार्जिन स्टेबल हो जाएंगे Q3 से या Q4 से? हम लोग जैसे कहा कि प्राइसिंग का इफेक्ट पूरा सिस्टम में आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन कमोडिटी इन्फ्लेशन को देखते हुए जो प्राइसिंग एक्शन थी वो हम लोग ले चुके हैं, तो इसका इफेक्ट आने वाले क्वार्टर्स पे जरूर दिखाई देगा। ओके। एंड सर एक और मैं चीज देख रहा था कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ इम्पैक्ट आया VRS का एक्सपेंस जो आपने किया था, और कुछ आपकी, लेकिन वो ऑफसेट हुआ अदर इनकम से। अदर इनकम आपकी 100 CR बनी है इस क्वार्टर में। तो सर इन दोनों के बारे में बताइए कि अदर इनकम 100 CR किस वजह से आ गई, एंड VRS एक्सपेंस जो आपका वन टाइम इसी क्वार्टर को इम्पैक्ट करेगा या अगले कुछ क्वार्टर्स में भी अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आप लोगों को? बिल्कुल। सो अदर इनकम में जो आइटम्स हम लोग टिपिकली इंक्लूड हो जाते हैं उसमें ग्रुप कंपनियों से आने वाला डिविडेंड,
हमारे पास जो सरप्लस कैश है उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट इनकम और कुछ रेंटल इनकम होता है। ओके उसमें एक आइटम जो कंटिन्यूस हर क्वार्टर नहीं होता है वो होता है ग्रुप कंपनीज के डिविडेंड। ओके तो वो एक आइटम होता है जिसकी वजह से वो नंबर शायद कभी ऊपर या नीचे हो सकता है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। ओके बट अदरवाइज इफ यू लुक एट 4 क्वार्टर्स या 4 या 5 क्वार्टर का डेटा देखोगे तो वो फेयरली स्टेबल इनकम रहता है हमेशा। और अगर आप उसको ईयर ऑन ईयर देखना चाहोगे तो फेयरली स्टेबल इनकम रहता है। वीआरएस का ऐसा है कि वीआरएस हमने अनाउंस की थी और वो वीआरएस क्लोज हो चुकी है। जितने भी एप्लीकेशंस आए थे वो हमने लेके उसका जो पूरा इम्पैक्ट था वो ये क्वार्टर में पूरा का पूरा इम्पैक्ट ले लिया है। ओके और वो वीआरएस फॉर द टाइम फॉर दिस क्वार्टर द वीआरएस इज क्लोज। फ्यूचर वी विल कंटिन्यू टू लुक एट आवर बिजनेस कंडीशंस एंड वेयर इट इज अप्रोप्रिएट। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग जो कॉस्ट की एक्शंस होती है ये कॉस्ट एक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिकॉज जो हम लोग कॉन्स्टेंटली हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर को इवेल्युएट करते रहते हैं और जहां जरूरत पड़े उस तरह से वो एक्शंस लेनी पड़ती है। सर पूरी दुनिया में इस बात की बहुत चर्चा है कि इंडियन इकोनॉमी इस साल में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली है विज विज चाइना, अमेरिका, यूरोप। अक्सर जो कैपिटल गुड्स कंपनीज होती हैं उनका परफॉर्मेंस इकोनॉमी के परफॉर्मेंस से लिंक किया जाता है। तो आपका रेवेन्यू भी अच्छी बात है कि आपका जो रेवेन्यू इंडिया से बहुत ज्यादा आता है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू है 400 करोड़ का, लेकिन अगर टोटल रेवेन्यूज में देखें तो बहुत ज्यादा पार्ट उतना नहीं है। तो इंडियन मार्केट को लेकर आपकी क्या डिमांड सिनारियो है? किस तरह से आप इकोनॉमी से लिंक कर पा रहे हैं? कितना आप बुलिश हैं इंडियन इकोनॉमी और इस पूरे सेक्टर को लेकर? नो सर्टेनली अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट द इंडियन इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। एंड अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में हम ये देखना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ना कि हमारे बिजनेस के लिए या हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, बट इवन एज अ कंट्री इट इज गुड। बिकॉज हम सब देखते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी जरूरत है, रोड्स है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है। तो ये आई थिंक लॉन्ग टर्म जहां भी हमने देखा है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज बनी है उसमें उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है। तो अगर गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही साथ कुछ और भी ट्रेंड्स हैं। जैसे हम देखते हैं कि डेटा सेंटर काफी हद तक हो रहा है कि जिस तरह से इकोनॉमी डिजिटाइज हो रही है, कुछ हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज ली, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ, लेकिन डिजिटाइजेशन हैज बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। आज अगर हम हमारी बैंकिंग देखते हैं, इंश्योरेंस देखते हैं, ई कॉमर्स देखते हैं, हर जगह जो व्यवहार इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, इसका बैकएंड सपोर्ट करने के लिए जो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत ही कम है आज अगर हम देखते हैं। तो आने वाले सालों तक हम देखते हैं कि डेटा सेंटर एज एन एंड मार्केट will be very promising because that is a requirement for the country to meet its digitization goals. So very nice sir. सर एक और चीज, जो आपका पावर जनरेशन बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है और इंडस्ट्रियल है, वैसे तो तीनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस क्वार्टर में, लेकिन आपको क्या लगता है कि टॉप परफॉर्मर कौन सा इस पूरे ईयर में रहने वाला है? कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट होगा? देखिए, तीन बिजनेस की अपनी अपनी बिजनेस मॉडल है। जैसे आप सर्विस बिजनेस देखते हो तो दैट सर्विस बिजनेस कंटिन्यूज टू बी स्टेडी बिजनेस विथ रिस्पेक्ट टू हाउ दैट बिजनेस फंक्शंस। Power gen is broadly participating in all segments of economy, and therefore we feel quite strong about our power gen business continue to sustain the growth rate. और इंडस्ट्रियल करके जो हमारा बिजनेस है, इट इज इवन मोर ब्रॉड बेस्ड इनटू एरियाज लाइक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंप्रेसर्स, माइनिंग, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, कि जहां पर हाई वॉल्यूम बिजनेस नहीं होता है लेकिन हाई वैल्यू बिजनेस होता है। So therefore, there are three different businesses putting together this portfolio. We do believe that we will be in a position to sustain our growth rate. That's our endeavor. That is what we are working in terms of sustaining our growth rates for the coming quarters. Okay. सर एक और चीज, जो आपने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है RECD, इसके बारे में कुछ बताइए। किस काम का है? क्या ये एयर पॉल्यूशन को कुछ शायद सबसाइड करता है, कुछ एयर पॉल्यूशन को, एयर को क्लीन करता है आई बिलीव। तो इसके बारे में क्या बताएं? क्या प्राइसिंग है, डिमांड सिनेरियो क्या है? देखिए, ऐसा है कि जेनसेट जो होता है
जेनसेट का जो एग्जॉस्ट होता है, बिकॉज जेनसेट डीजल पे चलता है, उसकी जो एग्जॉस्ट निकल आती है निश्चित तौर पे उसका एक इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके। और अलग अलग राज्यों ने अपने अपने रूल्स निकाले हैं कि किस तरह से वो डीजी सेट चलने चाहिए। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा है कि एक पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो उसके चलते हम किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स वी मेक देम मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो उसके चलते हमने ये रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस या RECD जिसको बोलते हैं, ये डिवाइस डेवलप किया है, जिसके चलते जो एग्जॉस्ट आता है डीजल सेट का वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, और जो बाहर निकलता है उसमें जो पार्टिकुलेट होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर्स पूरी तरह से नहीं, सब्सटेंशियली दे आर रिड्यूस्ड, एज वेल एज कोई हार्मफुल गैसेज जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, वो सब्सटेंशियली कम करते हैं। ओके। और ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस में ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती नहीं है। जो पार्टिकुलेट्स कैप्चर किए जाते हैं उसको अलग अलग इंडस्ट्री में रिसाइकल किया जाता है एज अ वैल्यू एडेड रॉ मटेरियल, तो उसको डिस्पोजल भी करने की जरूरत होती है। सो फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू it's an effective solution, and therefore we are bringing it for our customers. To those customers who are interested, they certainly can look for this offering from us, and of course it will be supported by Cummins service, which we believe is the best in the industry. Okay. तो सर इससे कुछ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सब्सटेंशियल आने वाला है? रेवेन्यू हर एक प्रोडक्ट लॉन्च का अपना अपना एक रेवेन्यू मॉडलिंग रहता जरूर है। Certainly our endeavor is that when we look at our growth initiatives, new product launches, upgrading our products is part of the process, and ये जो RECD हमने launch किया है is also part of the same process. Okay. सर जब हम शेयर होल्डर्स के सामने बात करते हैं तो हमें एक नंबर भी चाहिए होता है। कुछ अगर आप गाइडेंस फ्रंट पर कुछ नंबर दे पाए कि इस साल आप रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ गाइडेंस क्या दे रहे हैं? देखिए विवेक जी, गाइडेंस हम लोग इस पर अभी भी दे नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस अभी भी चल रहे हैं। Okay. इसके चलते काफी मुश्किल हो रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स को किस तरह से गाइड किया जाए। मैं बिल्कुल शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को समझता हूँ, बहुत ही जायज़ है कि कंपनी की तरफ से गाइडेंस आए, बट एक रिस्पॉन्सिबल गाइडेंस देने के लिए जो जिस तरह का एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चाहिए वो अभी नजर नहीं आ रहा है। एज सून एज ये चीजें थोड़ी स्टेबल हो जाए, विल बी द फर्स्ट वन टू कम फॉरवर्ड एंड गिव अ गाइडेंस। डबल डिजिट सर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डबल डिजिट तो इसी क्वार्टर में आ गया। देखो कोशिश तो चल रही है। आई मीन यू सी आवर नंबर्स, यू सॉ आवर नंबर्स लास्ट ईयर, यू सी आवर नंबर्स दिस क्वार्टर। आवर एंडेवर इज टू कंटिन्यू टू ग्रो एंड ensure that we are rewarding our shareholders with the results that they expect from us. Okay. Thank you very much, sir, for your precious time, and congratulations for your good results, and best of luck for the rest of the year. Thank you. Thank you, Vivek ji. Thank you for inviting me. Thank you so much. Bye.